Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will talk about chapter number 8 of class 11th, that is Cell, the Unit of Life. In the previous video of this chapter we have already discussed till endomembrane system. So if you haven't watched this video then please go and check. Now in this session we will talk about the remaining half portion of this chapter and we will start with the mitochondria. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है. पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज़ होती है. जब खाने का ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी मदद से जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये जो प्रोसीजर है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री की फॉर्मेशन करती है इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. वहीं अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो ये इनवर्ड फोल्डिंग होती है, यानी कि इनके अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको क्रिस्टी बोला जाता है. आपको याद होगा जो गोल्गी एपरेटस था उसके अंदर सिस्टर्न्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी. बिल्कुल वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है क्रिस्टी की प्रेजेंस. अब ये जो इनवर्ड फोल्डिंग होती हैं इनर मेम्ब्रेन की ये बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करवाती हैं. जो रिएक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनके लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करवाने का काम होता है इस क्रिस्टी का. अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं ये मिलके जो ल्यूमेन होता है उसको डिवाइड करवा देती है दो एक्वस कंपार्टमेंट्स के अंदर. सबसे पहला होता है इनर कंपार्टमेंट और जो दूसरा है दैट इज़ आउटर कंपार्टमेंट. जो इनर कंपार्टमेंट है उसको मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है. जैसे कि हमने पहले बात करी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. अगर आपको 10th क्लास वाला जो चैप्टर था रेस्पिरेशन का अगर वो याद हो तो उसमें बताया गया था कि जो ग्लूकोज है सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल्स में पायरुवेट के. जब पायरुवेट के अंदर ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ये होता है बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन जो पायरुवेट है वो आगे जाके और सिंपल फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जिसके अंदर जो पायरुवेट है वो आगे CO2, H2O और एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन होता है. अब जब ये एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हमेशा ATP की फॉर्म में बनती है. ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये जो ATP है ये सेल की एनर्जी करेंसी भी होती है. अब अगर इसके मैट्रिक्स की बात करी जाए तो इसके मैट्रिक्स में कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि यहाँ पे DNA है, RNA है, राइबोसोम्स हैं और ये जो राइबोसोम्स हैं इनके 70S जो यूनिट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है. इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अलग अलग प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं. अगर माइटोकॉन्ड्रिया की डिवीजन की बात करी जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फिजन के प्रोसीजर से डिवाइड करता है. वहीं अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बारे में और डिटेलिंग में बात करी जाए तो इसका अपने पास खुद का अपना DNA और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में. तो जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल और जो यूग्लिनॉइड्स हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं. अगर प्लास्टिड्स की बात करी जाए तो ये 3 तरीके के होते हैं. सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट. हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है और इस ग्रीन पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल. आपको जितनी भी लीव्स वगैरह होती हैं प्लांट की सारी ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं सिंपली बिकॉज उनके अंदर ये ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल का फंक्शन होता है कि जो लाइट एनर्जी है ये उसको ट्रैप करता है सो दैट कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट किया जा सके. वहीं अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करी जाए तो ये कलर्ड पिगमेंट होता है, इसके पास कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लावर्स को अलग अलग जो कलर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाने का काम करता है. बेसिकली ये जो अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं फ्लावर्स को ये इसीलिए होते हैं ताकि जो प्लांट है वो जो फ्लावर है वो पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन का जो प्रोसीजर है वो हो सके. वहीं जो तीसरा है दैट इज़ ल्यूकोसाइट. अगर इसकी बात करी जाए तो ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसके पास अपना खुद का कोई भी कलर नहीं होता है. वहीं आगे जो ल्यूकोप्लास्ट है ये आगे 3 तरीके का हो सकता है. पहला होता है अमाइलोप्लास्ट. ये जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है. एग्जाम्पल इज़ इन द केस ऑफ पोटैटो.
वहीं जो दूसरा है दैट इज़ एलायोप्लास्ट, ये ऑयल वगैरह को स्टोर करता है अपने अंदर। और जो तीसरा है दैट इज़ एल्यूरोप्लास्ट, ये अलग अलग प्रोटीन्स को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। बेसिकली जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस पिगमेंट है और बेसिक फंक्शन क्या है उसका, स्टोरेज का काम है उसका। नेक्स्ट अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके पास 2 लेयर होंगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी और इनर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी कम परमिएबल होती है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वहीं जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है, और इसी स्ट्रोमा के पास थैलेकॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो थैलेकॉइड्स हैं इनके अंदर जो कॉइन्स की पाइल होती है बिल्कुल वैसे ही कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं अरेंजमेंट में, जिनको बोला जाता है ग्रेना, और इन ग्रेनास को इंटीग्रल थैलेकॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे है स्ट्रोमल लैमेला, कि जो स्ट्रोमल लैमेला है ये अलग अलग ग्रेना के जो थैलेकॉइड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। वहीं अगर हम ल्यूमन की बात करें तो जो थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वो जो स्पेस इनक्लोज करती है उसको बोला जाता है लूमन। वहीं जो स्ट्रोमा है इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार हम इस क्लोरोप्लास्ट को डायग्राम की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। तो यही जो दोनों मेम्ब्रेन है इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई हुई हैं। वही जो इनर मेम्ब्रेन थी हमने बात करी थी कि ये थोड़ी सी कम परमिएबल होती है। फिर हमने बोला था कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस प्रेजेंट होता है उस सबको कलेक्टिवली मिला के क्या बोला जाता है, उस स्पेस को स्ट्रोमा बोला जाता है। और ये जो स्ट्रोमा होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं थैलेकॉइड्स। तो ये जो थैलेकॉइड्स हैं ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट हैं। वहीं ये जो थैलेकॉइड्स हैं ये क्या है, स्टैक की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर अरेंज हैं, जिनको बोला जाता है ग्रेना या फिर इंटीग्रल थैलेकॉइड भी। फिर आता है स्ट्रोमल लैमेला। ये जो स्ट्रोमल लैमेला है ये क्या करता है, अलग अलग थैलेकॉइड्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो थैलेकॉइड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये सारे जो कनेक्शन हो रहा है ये पॉसिबल हो पा रहा है स्ट्रोमल लैमेला की मदद से। वहीं अगर हम ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन जो स्पेस है जो कि मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इनक्लोज करती है। इसके अलावा यही तक था, स्ट्रोमा जो है इसके पास कुछ अलग अलग ऐसे जो एंजाइम्स है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो स्ट्रोमा है इसके पास अपना खुद का एक स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है वो भी प्रेजेंट होता है, और उसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि जो राइबोसोम्स हैं उनका फंक्शन होता है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज करवाते हैं। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इकलौती दोनों ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए भी है और अपने खुद के राइबोसोम्स भी हैं, जिसकी वजह से वो अपने खुद के जो प्रोटीन्स उनको सिंथेसाइज करवा सकते हैं। जो राइबोसोम होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो स्मॉलर सब यूनिट के बने होते हैं, यानी कि 70s यूनिट के बने होते हैं। वहीं जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80s यूनिट के बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में कि जो राइबोसोम्स हैं ये एक टाइप का ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है जिसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जॉर्ज पैलेड। जो राइबोसोम्स हैं ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं और यहाँ पे किसी भी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं होते हैं। राइबोसोम्स जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स उनके अंदर अलग अलग तरीके के होते हैं। यूकैरियोट के अंदर 70s यूनिट के जो राइबोसोम्स है वो पाए जाते हैं। वहीं अगर प्रोकैरियोट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे ये 80s सब यूनिट के पाए जाते हैं। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा गया है कि जो यूकैरियोटिक होते हैं वो 80s होते हैं, वहीं जो प्रोकैरियोटिक हैं ये 70s सब यूनिट के बने हुए होते हैं। अब ये जो S है ये स्टैंड करता है स्वेटबर्ग्स यूनिट के लिए, और ये एक तरीके का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी है, और ये इनडायरेक्ट मेजर करता है डेंसिटी और साइज़ को। वहीं अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये एक नेटवर्क होता है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी को हम साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं। जो साइटोस्केलेटन है इसका फंक्शन ये होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, मोटालिटी प्रोवाइड करवाता है, और उसके साथ साथ जो सेल की शेप है उसको मेंटेन रखने में भी मदद करवाता है। वहीं जो अगली ऑर्गेनेली है दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला।
तो ये जो सीलिया और फ्लैजेला हैं ये दोनों ही हेयर लाइक आउटग्रोथ होती हैं सेल मेम्ब्रेन की। हम सबसे पहले बात करते हैं सीलिया के बारे में। तो जो सीलिया है ये मूवमेंट कॉज करने का काम करता है, चाहे वो सेल का मूवमेंट हो या फिर उसके आसपास के सराउंडिंग का जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसका मूवमेंट हो। इन दोनों ही केस में ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर हम फ्लैजेलम की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो फ्लैजेलम की कोर होती है उसको बोला जाता है एक्सोनिमा। ये जो एक्सोनिमा है इसके पास 9 पेयर ऑफ डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेडियली अरेंज होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो एक्सोनिमा है इसके पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 9 पेयर हैं और डबलेट्स प्रेजेंट हैं और ये रेडियली अरेंज होते हैं। तो इन 9 पेयर ऑफ डबलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा इसके पास एक जो सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो इस तरीके का अरेंजमेंट है इसको 9+2 एरे भी बोला जाता है। सिंपली इसको 9+2 एरे इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे 9 पेयर ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड ट्यूब्यूल का पेयर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास सेंट्रल शीथ भी होती है। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं दीज आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय द सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियली स्पोक। यानी कि जो ये सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एक ब्रिज की मदद से और इन दोनों को आपस में इनक्लोज करती है एक सेंट्रल शीथ जो कि ट्यूब्यूल्स के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है रेडियल स्पोक्स की मदद से। अब इन्हीं सारी चीज़ों को एक बार हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला था कि ये एक डायग्राम है फ्लैजेलम का। तो जो फ्लैजेलम है इसकी कोर को बोला जाता है एक्सोनिमा। अब ये जो एक्सोनिमा है उसके अंदर हमने पढ़े थे कि जो 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो अगर हम काउंट करें तो ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं डबलेट्स। तो इनकी अगर काउंटिंग करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो 9 है और ये सारे डबलेट्स हैं तो ये 9 डबलेट्स यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रेजेंट हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी कि सेंटर के अंदर यहाँ पे अ पेयर ऑफ और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और फिर हमने बोला था कि ये आपस में एक दूसरे के साथ ब्रिज की मदद से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये ब्रिज की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं। और फिर ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं ये सेंट्रल शीथ की मदद से जो बाकी के जो डबलेट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। तो ये जो रेडियल स्पोक हैं ये इसको सेंट्रल शीथ के थ्रू होते हुए जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं उनके साथ कनेक्ट करवाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेडियल स्पोक्स की भी बात करी जाए तो रेडियल स्पोक का नंबर भी 9 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यानी कि यहाँ पे 9 डबलेट्स प्रेजेंट हैं पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो। फिर यहाँ पे जो सेंट्रल शीथ है वो इनक्लोज करती है सेंट्रल ट्यूब्यूल्स को। ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है ये आपस में ब्रिज की मदद से कनेक्टेड होते हैं और ये जो सेंट्रल शीथ है वो उनको रेडियल स्पोक की मदद से बाकी वाले ट्यूब्यूल्स के साथ भी कनेक्ट करवाती है। तो ये पूरा फ्लैजेलम का डायग्राम था। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो 9 रेडियल स्पोक्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं लिंकर्स की मदद से। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। तो जो सेंट्रोसोम है ये एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसको सराउंड करता है एक अमॉर्फोफेसिस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो ये जो अमॉर्फोसिस है यानी कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास का मटेरियल है जो कि इसको कम्प्लीटली सराउंड करता है। इसके अलावा ये जो सेंट्रोसोम है ये बना होता है 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स की मदद से जो कि ट्यूबुलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये जो हर एक पेरिफेरल फिब्रिल होता है ये एक ट्रिपलेट इन नेचर होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रियोल के ये भी एक प्रोटीनेशियस ही होता है पार्ट और इसको बोला जाता है हब। ये जो हब है ये कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स के साथ। जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स जो थे उनके ट्यूब्यूल्स के साथ ये कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। ये जो रेडियल स्पोक्स होती हैं ये भी प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। वहीं जो सेंट्रियोल है ये 2 चीज़ों की फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले तो ये सीलिया और फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी है उसकी फॉर्मेशन करता है। वहीं ये जो सेंट्रियोल है इसके अलावा स्पिंडल फाइबर की भी ये फॉर्मेशन करता है। जो स्पिंडल फाइबर है ये आगे स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन करते हैं
जब सेल डिवीजन का टाइम आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की सेल के, दैट इज़ न्यूक्लियस। कि जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसका फंक्शन होता है। जो न्यूक्लियस है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को क्रोमेटिन नाम दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था फ्लेमिंग, क्योंकि जब उन्होंने स्टेनिंग करके देखी तो उस टाइम पे उनको काफ़ी ज़्यादा ये कलर्ड स्टेन यहाँ पे दिखाई दिया था, तो इसीलिए इन्होंने इसको नाम दे दिया था क्रोमेटिन। अब अगर हम इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करें, इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब होता है रेस्टिंग न्यूक्लियस, यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है उस टाइम की यहाँ पे बात करी जा रही है। जब सेल डिवाइड करेगी तो ये डिवाइडिंग न्यूक्लियस, यानी कि उस टाइम पे जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करेगा। लेकिन फिलहाल हम बात करें जब न्यूक्लियस रेस्ट स्टेज पे है, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस है उसके पास प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोला जाता है, और न्यूक्लियोलस। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दो मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एक होती है इनर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि डबल मेम्ब्रेन है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। वहीं ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की ये कंटिन्यूस रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और राइबोसोम्स की इसके पास प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम न्यूक्लियर पोर की बात करें तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये कई सारी जगह पे छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनका भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, और इनका फंक्शन ये है कि ये एज ए पैसेज सर्व करते हैं जिसकी मदद से जो आरएनए और जो प्रोटीन्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आ जा भी सकते हैं बहुत इजीली इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स की मदद से। वहीं अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करी जाए तो जो फ्लूइड कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ क्रोमेटिन फाइबर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर न्यूक्लियोलस की बात करी जाए तो ये एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। वहीं अगर क्रोमेटिन फाइबर की बात करी जाए तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉर्मली इंटरफेज वाली कंडीशन में प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है तो अगर सेल डिवाइड होगी तो उस टाइम पे न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, और उस टाइम पे ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स की फॉर्म जो है वो ले लेते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। तो सिंपली अगर हम इसको डायग्राम की मदद से समझें तो ये सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी हम बोल देते हैं। फिर इसके अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक सेंट्रल बेसल बॉडी प्रेजेंट होगी जिसको न्यूक्लियोलस भी बोला जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं क्रोमेटिन की तो इस क्रोमेटिन के अंदर 3-4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ डीएनए। जो डीएनए है इट स्टैंड्स फॉर द डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। वहीं इसके अलावा इसके अंदर हिस्टोन भी प्रेजेंट होते हैं। जो हिस्टोन है ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए की पैकिंग करवाने में मदद करवाते हैं। हमें ऑलरेडी यहाँ पे हमने देख लिया कि जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिक प्रोटीन्स हैं, और हमें पता है कि जो डीएनए है ये एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से ये जो हिस्टोन है इसके अराउंड जो डीएनए वो इजीली रैप हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और फिर न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा इनके अंदर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और जो आरएनए है वो भी प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर कुछ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिनको सेंट्रोमियर भी बोला जाता है, और इनके साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर भी बोला जाता है। यानी कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उसको सेंट्रोमियर बोलेंगे, इसके अलावा यहाँ पे जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा उसको काइनेटोकोर बोलेंगे।
इसके अलावा कि जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी पोजीशन क्या है, इसके बेसिस पे क्रोमोसोम्स 4 तरीके के हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ मेटासेंट्रिक, द सेकेंड वन इज़ सब मेटासेंट्रिक, द थर्ड वन इज़ एक्रोसेंट्रिक एंड द फोर्थ वन इज़ टीलोसेंट्रिक. हम सबसे पहले बात करते हैं मेटासेंट्रिक के बारे में. तो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर ये जो सेंट्रोमियर होता है ये मिडिल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी 2 इक्वल आर्म्स की फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जांपल दिस इज सेंट्रोमियर और ये जो क्रोमोसोम्स की आर्म बनती हैं ये बिल्कुल इक्वल बनती हैं एक दूसरे के. इस टाइप को बोला जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स. वहीं जो दूसरी है दैट इज सब मेटासेंट्रिक. यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा सा मिडिल से दूर होता है, अवे होता है, जिसकी वजह से एक लॉन्गर आर्म बनती है और एक शॉर्टर आर्म बनती है. वहीं पे अगर एक्रोसेंट्रिक की बात करी जाए तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल एंड के पास प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक तो काफ़ी ज़्यादा लंबी आर्म बन जाती है और दूसरी काफ़ी छोटी आर्म बन जाती है. वहीं जो लास्ट वन है दैट इज़ टीलोसेंट्रिक, इसके अंदर बिल्कुल ही टर्मिनल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है. अब एक बार हम इसी क्रोमोसोम्स के ये जो चारों टाइप हैं इनको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं. तो ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे ये बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से 2 इक्वल आर्म्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये कौन सा क्रोमोसोम होगा, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा. वहीं पे अगर हम इस दूसरे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये मिडिल में नहीं है, मिडिल से थोड़ा सा अवे है, दूर की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो थोड़ी सी बड़ी आर्म बन रही है और दूसरी थोड़ी सी छोटी आर्म बन रही है. इस टाइप के क्रोमोसोम को बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक. वहीं पे जो तीसरा डायग्राम है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है ये बहुत ज़्यादा दूर है जो सेंटर से, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी आर्म बन रही है और जो दूसरी है वो काफ़ी छोटी आर्म बन रही है. इस टाइप को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक. और जो सबसे लास्ट वन है दैट इज़ कि उसके अंदर जो सेंट्रोमियर बिल्कुल ही टर्मिनली प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको टीलोसेंट्रिक भी बोला जाता है. द नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट. The few chromosomes have the non-straining secondary constrictions at the constant location. तो कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है कुछ कांस्टेंट लोकेशंस के ऊपर, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की अपीयरेंस में आते हैं, जिसकी वजह से इनको सैटेलाइट भी बोला जाता है. एंड द लास्ट वन इज़ माइक्रो बॉडीज़. कि जो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड बहुत छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं. इन वेसिकल्स के पास अलग अलग तरीके के जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो माइक्रो बॉडीज़ हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाई जाती हैं. So with this the chapter is completed. If you have liked our video then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much and keep supporting.